कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। लालची भेलपुरी वाला। जनकपुर नाम के गांव में रमेश नाम का एक आदमी चना चाट बेचा करता था। उसके यहाँ काम करने के लिए एक भोला नाम का नौकर था। रमेश अपने ठेले पर चना चाट बनाकर सुबह से लेकर शाम तक बेचा करता था। रमेश के चना चाट में एक अलग ही स्वाद था, जिसके कारण सभी लोग उसकी चना चाट खाने बड़े चाव से आया करते थे। रमेश का जहाँ ठेला था उसी के सामने रघु नाम के आदमी का बहुत बड़ा होटल था। रमेश का चना चाट का धंधा अच्छा चलने लगा था। तब से रघु का धंधा जैसे बैठ ही गया था। एक दिन रघु अपने नौकर शिवा से, अरे शिवा, ये रमेश चना चाट बड़ा ही फेमस हो रहा है। इसकी वजह से हमारा धंधा ही नहीं हो रहा। हाँ मालिक, आप सही कह रहे हो। उस रमेश की वजह से हमारे होटल में कोई नहीं आता। हमारे सारे ग्राहक उसी के पीछे खींचे चले जाते हैं। शिवा सुनो, उसके चना चाट की क्या खासियत है ये जरा पता करके आओ। तभी शिवा रमेश के ठेले पर चला जाता है और शिवा रमेश से कहता है, रमेश भाई, मुझे एक प्लेट चना चाट देना जरा। हाँ, अभी देता हूँ। ऐसा कहकर रमेश चना चाट बनाने लगता है। तभी शिवा ध्यान से देखता है कि रमेश कैसे चना चाट बना रहा है। रमेश चने पर कुछ मसाले डालता है। उन मसालों की खुशबू बहुत अच्छी आती है। वो खुशबू सुन शिवा रमेश से, अरे रमेश भाई, इन मसालों में क्या मिलाया है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है तुम्हारे मसालों की। शिवा, वो हमारा सीक्रेट चना मसाला है, इसलिए इतनी खुशबू आ रही है उसकी। ये सीक्रेट मसाला कैसे बनाते हैं भाई? अरे शिवा, वो हमारे पुरखों से चला आ रहा है। वो हम किसी को नहीं बताते। इससे चना चाट का स्वाद बढ़ता है। ठीक है, मत बताओ भाई। ये लो शिवा, तुम्हारी चना चाट। रमेश भाई, ये लो तुम्हारे चाट के पैसे। ऐसा कहकर शिवा चना चाट के पैसे देकर तुरंत अपने मालिक के पास चला जाता है और उसे सारी बात बता देता है। तभी रघु मन ही मन कुछ सोचकर शिवा से कहता है, शिवा, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। रमेश के पास एक आदमी है जिसका नाम है भोला। वो उसका नौकर है। उसे शाम को यहाँ लेकर आओ। बाद में उससे मसाला कैसे बनाते हैं ये निकलवाता हूँ। अभी जाता हूँ भैया। शिवा भोला के पास चला जाता है और उससे कहता है, भोला, रघु भैया को तुमसे कुछ काम है। जरा शाम को घर जाते समय मिलते हुए जाना। जी, क्या काम है शिवा भैया? रघु भैया मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? तुम्हें मिलने के बाद पता चल जाएगा। ठीक है। ऐसा कहकर शिवा वहां से चला जाता है। तभी शिवा होटल आकर सारी बात रघु को बताता है। रघु उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और शाम होने का इंतजार करता है। शाम होने पर भोला उन्हें मिलने के लिए उनके होटल में चला जाता है। भोला जब होटल में आता है तभी शिवा भोला से, आओ भोला, यहाँ बैठो। जी, क्या काम है शिवा भैया? रघु भैया मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? तभी रघु अंदर से बाहर आ जाता है और भोला से, अरे कैसे हो भोला? हम ठीक है भैया। आपने मुझे बुलाया? कुछ काम था क्या मुझसे? हाँ भोला, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ भैया, आप पूछिए, क्या पूछना है आपको? तभी रघु उसके हाथ में पैसों का बंडल रख देता है और उससे पूछता है, भोला, ये पैसे तुम्हारे लिए। अब मुझे ये बताओ, रमेश चाट में जो मसाला इस्तेमाल करता है वो मसाला कैसे बनाते हैं? अरे भैया, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। याद करके बताओ, तुम्हें याद आ जाएगा। भोला रघु की बातें सुन मन ही मन सोचने लगता है, ये रघु भैया सिर्फ चना चाट मसाला बताने के इतने पैसे दे रहा है। अगर मैंने कहा कि मुझे नहीं पता तो ये सारे पैसे ले लेंगे। इससे अच्छे इसे कुछ भी बताकर अपना काम करवा लेता हूँ। उसे सोच में डूबा देख रघु भोला को आवाज देता है, भोला, कहाँ गहरे सोच में डूब गए? हाँ, मुझे पता है चना चाट बनाने का मसाला, मगर ये बात रमेश भैया को पता चली तो वो मुझे काम से निकाल देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम दोनों पे विश्वास रखो। ठीक है। ऐसा कहकर भोला चना चाट मसाला बनाने के लिए साहित्य बताता है। रघु अपनी डायरी लेकर उसमें लिखने बैठ जाता है। 1 किलो चना दाल, 1 किलो जीरा, 1 किलो मिर्च, नमक, धने और थोड़ा खड़ा मसाला भी लेकर आना। रघु सब साहित्य लिख लेता है और रघु भोला से, अरे भोला, इसे बनाना कैसे है?
मैं तुम्हें सारा सामान ला कर दूंगा, तुम ये मसाला बना कर देना मुझे। रघु भैया, मैं कल सुबह आता हूँ, तुम ये सामान ला कर रखना। ठीक है। अब भोला पैसे लेकर घर चला जाता है और अगले दिन रघु की दुकान पर जल्दी आ जाता है। रघु उसका इंतजार ही कर रहा था। आओ भोला, जल्दी मसाला बनाते हैं। हाँ चलिए। ऐसा कहकर भोला रघु के साथ उसके रसोई में चला जाता है। वहां जाकर एक बड़े बर्तन में सारे मसाले डालकर भूनने लगता है और भूनने के बाद उन्हें एक प्लेट में निकालकर उसको मिक्सर पे पीस लेता है। ये सब रघु और शिवा देख रहे थे। तभी रघु भोला से, अरे भोला, इतनी जल्दी बन गया मसाला? हाँ, बन गया मसाला। यही मसाला होता है चना चाट में। अब इसे अच्छे डिब्बे में भर के रखो, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर भोला वहां से चला जाता है। बाहर आकर भोला खुद से, हे भगवान, मैंने तो उनको कौन सा मसाला बना कर दिया, क्या पता। चलो, मैं अपने काम पर चला जाता हूँ। ऐसा कहकर भोला ठेले पर काम करने के लिए चला जाता है। इधर रघु और शिवा बहुत खुश होते हैं कि उनको वो सीक्रेट मसाला मिल गया। अब अगले दिन रघु अपना ठेला ठीक रमेश के ठेले के सामने लगा देता है। वो देख रमेश थोड़ा चौंक जाता है, मगर फिर से अपना काम करने में व्यस्त हो जाता है। अब रघु और शिवा ठेले पर खड़े होकर ग्राहकों से, अरे भाइयों, आओ आओ, हमारे हाथ का स्वादिष्ट चना मसाला खाओ। एक बार खाया तो खाते ही रह जाओगे। शिवा की बातें सुन कुछ लोग उसके ठेले पर चले जाते हैं। शिवा उनको चना चाट बनाकर देता है। चना चाट को खाते ही लोग थू थू करने लगते हैं। उसका कुछ अलग ही स्वाद था। एक आदमी रघु से, अरे रघु, क्या मिलाया है इस चना चाट में? बहुत कड़वा है भाई, ऐसा कभी होता है क्या चना चाट? अरे नहीं भाई, दूसरा लेकर देखो, ये स्वादिष्ट है। मुझे नहीं खाना तुम्हारा ये खराब चना चाट, तुम ही खाओ। वहाँ खड़े 3 आदमी चना चाट कड़वा लगने के कारण उन्होंने भी प्लेट कचरे के डिब्बे में डाल दी और रघु से, अरे भाई, ये चना चाट कितना बकवास है, कितना कड़वा है। करेला डाला है क्या करेला इसमें? इससे मेरे पेट में तो दर्द हो रहा है। नहीं नहीं, मेरा चना चाट इतना खराब नहीं हो सकता, मैंने तो अच्छा बनाया है। तभी उसकी नजर भोला पर जाती है। वो भोला को पकड़कर मारने लगता है। भोला, इधर आ, तूने मुझे कैसा मसाला बना कर दिया? मैंने तो आपको अच्छा मसाला बना के दिया था, आपने बनाते समय अच्छा नहीं बनाया होगा। ये सब बातें सुन रमेश वहाँ आ जाता है और रघु से, रघु, तुम भोला पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? क्या हुआ है? इस भोला के बच्चे ने मेरा चना चाट मसाला खराब बना दिया है। इसकी वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है। मैंने कुछ नहीं किया मालिक। तुम्हें किसने बताया कि भोला को मेरा चना चाट का मसाला पता है? उसे कुछ भी नहीं पता। क्या इस भोला को चना मसाला बनाना नहीं आता? रघु, उसे कुछ भी नहीं पता। वो मसाला मैं खुद घर पर बनाता हूँ और इधर लेकर आता हूँ। वहाँ खड़े लोगों ने रघु के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी। तभी वहाँ पुलिस आते हैं। पुलिस को देख रघु, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? मेरे पास तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट है। तुम्हारे चना चाट की वजह से लोगों के पेट खराब हुए हैं। खराब चना चाट बेचते हो, अब चलो जेल में। ऐसा सुनते ही रघु बहुत डर जाता है और इंस्पेक्टर साहब से, इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अब से मैं चना चाट नहीं बेचूंगा। ये सब पुलिस स्टेशन में जाकर बताना। अब चलो। पुलिस उनको लेकर वहाँ से चला जाता है और रमेश फिर से अपने ठेले पर काम करने लग जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच की वजह से हमेशा नुकसान ही होता है। लालच बुरी बला होती है। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण की ओर मगध नाम का एक बहुत ही संपन्न और खुशहाल राज्य था। मगध के राजा का नाम था विक्रम, जो कि एक बहुत ही सफल और शक्तिशाली राजा थे। वे बहुत ही कुशलता से अपना राज्य कारोबार संभाल रहे थे। चारों ओर राजा विक्रम की जय जयकार होती थी। राजा विक्रम एक महान राजा और एक बहुत ही अच्छे शासक थे। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में बहुत चालाक और शक्तिशाली लोगों की नियुक्ति की थी। राजा विक्रम ने अपने सेनापति के रूप में चंद्रसेन को चुना था, क्योंकि चंद्रसेन बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। चंद्रसेन शरीर से दुबला पतला था, लेकिन उसकी अकल बहुत ही ज्यादा तेज थी। इसीलिए राजा विक्रम ने उसे अपना सेनापति बनाया था। महाराज विक्रम की पत्नी मधुमालती को लगता था कि चंद्रसेन के बदले उनका छोटा भाई भद्रा, जो कि एक बहुत शक्तिशाली है, वो सेनापति होना चाहिए था।
इसीलिए रानी महाराज से कुछ दिनों से ठीक से बात नहीं कर रही थी। एक दिन राजा विक्रम के पूछने पर महारानी मधुमालती, महाराज, सभी जानते हैं कि आज तक चंद्रसेन ने कभी तलवार को हाथ तक भी नहीं लगाया है। जो चंद्रसेन आपकी रक्षा भी नहीं कर सकता, आपने उसे अपना सेनापति बनाया है। तो तुम्हें क्या लगता है मेरा सेनापति कौन होना चाहिए? महाराज, आप जरा मेरी भाई की ओर देखिए। मेरा भाई भद्रा, जो इतना शक्तिशाली है कि जब भी कोई उसे देखता है पहले ही डर के मारे हार मान लेता है। आपको भद्रा को ही सेनापति बनाना चाहिए महाराज, ना कि कोई ऐसे व्यक्ति को जो अपनी खुद की रक्षा नहीं कर सकता। वो आपकी रक्षा क्या करेगा? अच्छा, तो ठीक है, जैसा तुम कहो, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हारा भाई जो बहुत ही शक्तिशाली है, उसे एक परीक्षा देनी होगी। परीक्षा? कैसी परीक्षा महाराज? आपने जब चंद्रसेन को सेनापति बनाया तब तो कोई परीक्षा नहीं ली थी। मधुमालती, परीक्षा तो दोनों की होगी। उन दोनों में जो सर्वश्रेष्ठ होगा वही मेरा सेनापति होगा। इतना ही नहीं मधुमालती, इस परीक्षा का परिणाम तुम खुद हमें बताओगी। जी जरूर। सिपाहियों सुनो, जरा चंद्रसेन और महारानी जी के भाई साहब भद्रा दोनों को बुला कर लाओ। सैनिक वहां से चला जाता है और थोड़ी ही देर में भद्रा वहां आ जाता है। प्रणाम महाराज, आपने हमें बुलाया? हाँ भद्रा, देखो वहाँ कुछ गाड़ियाँ अपने परिवार के साथ जा रही है। जरा पता करो कि वो गाड़ियाँ कहाँ जा रही है। जी महाराज। महाराज, ये कैसी परीक्षा है? रानी, इस परीक्षा का परिणाम तो तुम्हें ही देना है, इसलिए ध्यान से देखो जो हो रहा है। मधुमालती और महाराज उस गाड़ियों की ओर देखते हैं। भद्रा गाड़ियों के पास जाता है और उनसे कुछ बातें करता है। अरे भाई सुनो, जरा ये गाड़ियाँ कहाँ जा रही है मुझे बताओ जरा। तभी उनमें से एक इंसान नीचे उतरकर, प्रणाम महोदय, ये सारी गाड़ियाँ उत्तर की ओर जा रही है। अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ। भद्रा दौड़ता हुआ महाराज और महारानी के कक्ष में जाकर उन्हें बताता है कि महाराज, सारी गाड़ियाँ उत्तर की ओर जा रही है। भद्रा, क्या तुम मुझे बता सकते हो वो कितनी गाड़ियाँ थी? महाराज, ये तो मैंने पूछा ही नहीं। रुको, मैं अभी पूछ कर आता हूँ। भद्रा फिर से चला जाता है और थोड़ी ही देर में वापस आता है और महाराज से, महाराज, वो 10 गाड़ियाँ है और उनमें कितने लोग शामिल हैं? महाराज, ये तो मैंने पूछा ही नहीं, मैं अभी पूछ कर आता हूँ महाराज। अब मधुमालती महाराज से कहती है, महाराज, ये कैसी परीक्षा है? ऐसे तो मेरा भाई थक जाएगा और चंद्रसेन तो अभी तक आया भी नहीं है। तभी चंद्रसेन वहां पर पहुंच जाता है और झुककर महाराज को मुजरा करते हुए प्रणाम करता है। चंद्रसेन, तुम्हें यहाँ से जो गाड़ियाँ जाते हुए दिखाई दे रही है, जरा पता करके आओ वो गाड़ियाँ कहाँ जा रही है। जी महाराज। चंद्रसेन वहां से चला जाता है। थोड़ा वक्त बीतने के बाद भद्रा हाफते हुए महाराज के सामने आता है। महाराज, उनमें 20 लोग हैं और औरतें कितनी हैं? महाराज, अभी पूछ कर आता हूँ। भद्रा के जाते ही चंद्रसेन वहां पहुंचता है और महाराज से, महाराज, वो 10 गाड़ियाँ है। चंद्रसेन, वो किस ओर जा रहे हैं? महाराज, वो सारी गाड़ियाँ उत्तर दिशा की ओर जा रही है। और चंद्रसेन, उन गाड़ियों में कितने लोग शामिल हैं? महाराज, उनमें 20 बड़े लोग, 20 औरतें और 15 छोटे बच्चे शामिल हैं। और एक सवाल चंद्रसेन, वो सब लोग उत्तर की ओर प्रस्थान क्यों कर रहे हैं? महाराज, वो सभी भेड़ बकरियां चराने वाले लोग हैं। उनका एक कबीला उत्तर की ओर कब का जा चुका है और बाकी के लोग भी वहां अपनी भेड़ बकरियां चराने के लिए जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद बहुत ही ज्यादा हाफते हुए भद्रा वहां पहुंचता है और महाराज को बताता है कि उनमें 20 औरतें हैं। अब तुम लोग जा सकते हो। भद्रा और चंद्रसेन वहां से निकल जाते हैं और महाराज मधुमती से, अब बताओ मधुमालती कि हमारा सेनापति कौन होना चाहिए? तुम्हारा भाई भद्रा जो बहुत शक्तिशाली है, या चंद्रसेन जिसमें शक्ति तो तुम्हारे भाई इतनी नहीं लेकिन बुद्धि कूट कूट कर भरी हुई है? मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, आज मुझे पता चल चुका है कि चंद्रसेन सेनापति क्यों है। आज के बाद ये गलती कभी नहीं होगी। महाराज और महारानी की अनबन अब बंद हो गई थी। महाराज और महारानी
उस दिन से बहुत खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमारी बुद्धि का इस्तेमाल अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि शक्ति से युक्ति हमेशा श्रेष्ठ होती है। एक सोलापुर नाम के गांव में एक रामलाल और राधा नाम का दाम्पत्य रहा करता था। उनका एक लड़का था जिसका नाम था राघव। राघव एक बड़े कंपनी में जॉब किया करता था। कुछ दिनों बाद राघव की शादी सरोज नाम की लड़की से हो गई। सरोज ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर सरोज घर के कामों में माहिर थी। उसको कोई भी काम जल्दी आ जाया करता था। एक दिन राधा रामलाल से, अजी हमें बहू ना बड़ी अच्छी मिली है, मुझे कुछ काम ही नहीं करने देती। हाँ राधा, ये बात सच कही तुमने। मेरे राघव के तो भाग ही खुल गए। हाँ राधा, अब जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ। अभी बनाकर लाती हूँ। ऐसा कहकर राधा किचन में चली जाती है और चाय बनाने लगती है। तभी सरोज वहाँ आ जाती है और सरोज अपनी सास से, माँ जी आपको कुछ चाहिए था? लाइए मैं चाय बना देती हूँ। अरे रहने दो बहू, मैं बना लूंगी चाय। ठीक है माँ जी, तब तक मैं बाहर पौधों को पानी डाल कर आती हूँ। ऐसा कहकर सरोज वहाँ से चली जाती है और अपना काम करने लग जाती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। सरोज और राघव दोनों भी बहुत खुश थे। उनकी शादी को 1 साल हो गया था। एक दिन राघव कंपनी से घर आ रहा था तो उसके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में राघव की मौत हो गई। ये खबर घर में मालूम पड़ते ही सब जोर जोर से रोने लगे। उनके घर में तो जैसे दुख के बादल छा गए। कुछ दिनों बाद राघव का सब कार्य पूर्ण हो गया। अब राधा का सरोज के प्रति बर्ताव बहुत ही बदल गया था। राधा उसे अब आए दिन बहुत टोका करती थी, उसे खरी खोटी सुनाया करती थी, जैसे कि उसी की वजह से उसका बेटा चला गया। एक दिन सरोज अपने कमरे में रो रही थी और खुद से ही बातें कर रही थी। मेरे ही नसीब में ये सब क्यों है? मेरे नसीब में खुशियाँ ही नहीं लिखी है। इन सब में मैं कहाँ जिम्मेदार हूँ? और राघव, तुम भी मुझे छोड़कर चले गए। ऐसा कहकर सरोज और जोर जोर से रोने लगती है। वो दिन भर अपने गम में डूबकर काम किया करती थी और राधा तो सरोज को उसके लड़के की मौत का जिम्मेदार माना करती थी। इसीलिए राधा का सरोज के प्रति रवैया बहुत बदल गया था। एक दिन राधा सरोज से, अरे ओ करमजली, तुम्हें अब खाना तक बनाना नहीं आता, सब दाल जला दी। माँ जी मैं बाहर आंगन में काम कर रही थी तो थोड़ी दाल जल गई। मुझसे ऐसा फिर कभी नहीं होगा। पहले मेरे बेटे को खा गई और अब हमें मारने पे तुली हो। ये सब सुन सरोज की आंखों में आंसू आ गए और वो रोते रोते अपनी सास से, माँ जी मेरे मन में कभी आप दोनों के लिए ऐसा विचार नहीं आया और आप ऐसा क्यों बोल रही है? माँ जी आपको भी पता है ना कि इनकी मौत कैसे हुई थी, फिर भी आप मुझे बोल रही हो। ऐसा कहते ही सरोज की आंखों में आंसू आ गए और वो दूसरे कमरे में चली गई। अब सरोज के ससुर जी राधा से, राधा, तुम्हें सरोज को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप मुझे मत सिखाइए कि मुझे कैसे बात करनी है और कैसे नहीं। मैं मेरा देख लूंगी। राधा, ऐसा कैसा चलेगा? तुम हमारे बेटे के मरने का जिम्मेदार उसको कैसे मान सकती हो? इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। हाँ मुझे पता है, मगर मेरा मन नहीं मानता। उसके ही अपशकुनी पैरों के कारण मेरा बेटा चला गया। बस राधा, बहुत हो गया। मैं सुन रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी कहोगी। राधा चुपचाप वहां से अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाकर बेटे की यादों में रोने लगती है। अब ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं और उसके घर में कमाने वाला कोई ना होने के कारण घर का राशन सब खत्म हो रहा था। एक दिन सरोज अपनी सासू माँ से, माँ जी हमारे घर का अनाज अब खत्म हो रहा है तो हमें पहले अनाज भरना पड़ेगा। इस घर में एक ही तो था कमाने वाला, वो भी चला गया। मैं तुम्हारे ससुर जी से बात करके देखती हूँ। उनकी बातें सुन सरोज को बहुत बुरा लगा और उसने घर में ना बैठकर घर के लिए कुछ करने का ठान लिया। एक दिन सरोज कुएं पर पानी भरने के लिए चली गई और उधर कुछ औरतें बातें कर रही थी। मैंने सुना है कि हमारे गांव में विधवाओं के लिए कुछ योजना आई है। अरे विधवाओं ने कुछ काम करना अच्छा लगता है क्या? उन्हें सिर्फ घर का काम करना चाहिए। तुम चुप करो रेशमा, मैंने भी यही सुना है। ये योजना ग्राम पंचायत में आई है। कैसी योजना है सुमन दीदी, मुझे भी बताइए।
अरे सरोज, हमारे ग्राम पंचायत में योजना आई है, उसका तुम लाभ ले सकती हो। उसके लिए तुम्हें तुम्हारे कागजात लेकर जाना होगा। मैं जाकर देखूंगी। हाँ ठीक है, तुम जाकर देखो। ऐसा कहकर सरोज अपने घर चली आती है और घर आते ही सरोज घर के काम करने लगी और आगे क्या करना है इसके बारे में सोचने लगी। तभी उसके ससुर जी सरोज से, बहू, हमारे गांव की ग्राम पंचायत में एक योजना आई है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस योजना का लाभ लो। पिताजी, मैं भी यही सोच रही हूँ, कल जाकर देखती हूँ। हाँ बहू, तुम जाकर देखो और कुछ मदद लगे तो मुझे बताना। ऐसा कहकर रामलाल वहां से चले जाते हैं। अब सरोज अगले दिन अपने सारे काम जल्दी जल्दी खत्म करके ग्राम पंचायत के ऑफिस में चली जाती है। वहां जाकर सरोज सरपंच जी से, सरपंच जी नमस्ते। मुझे ऐसे पता चला है कि विधवाओं के लिए कुछ योजना आई हुई है। जी, आपको सही पता चला है कि योजना के अंतर्गत आपको सिलाई मशीन तथा कुछ काम की चीजें भी मिल सकती है। आपको सिलाई मशीन चाहिए क्या? उसका ट्रेनिंग भी है जिससे आपको सिखाया जाएगा कि आप कैसे कपड़े सिलवा सकती है। मुझे वह ट्रेनिंग करना है सरपंच जी। आप मेरा नाम लिख लीजिए उस ट्रेनिंग में। मैं अभी लिखवा लेता हूँ। आपका अगले हफ्ते में ट्रेनिंग होगा। जी सरपंच जी, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर सरोज घर पर आ जाती है। अब सरोज को इतने दिनों बाद कुछ नया काम करने की चाह के कारण उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसी के कारण सरोज ने घर के सारे काम जल्दी जल्दी खत्म करके सोने चली गई। अब एक हफ्ता कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अगले हफ्ते में सरोज का सिलाई करने का ट्रेनिंग शुरू हो गया। अब सरोज वो ट्रेनिंग मन लगाकर करने लगी और उसे सिलाई करने का काम बहुत अच्छी तरीके से आने लगा। उसकी हाथ की कला देख सभी संतुष्ट थे। अब सरोज को सिलाई मशीन घर में काम करने के लिए मिली थी। वो सिलाई मशीन देख सरोज उसके पैर पड़ती है और अपना काम करना शुरू कर देती है। उसके पास अब गांव के बहुत सारे कपड़े सिलवाने के लिए आया करते थे, इसीलिए सरोज को वक्त ही नहीं मिलता था कि वो दूसरी बातें मन पर लेकर सोचे। अब सरोज महीने के अच्छे खासे रुपए कमाया करती थी। उसने एक महीने के सारे पैसे इकट्ठा किए और अपने सास ससुर जी से, माँ जी, ये मेरी महीने की कमाई है, ये आप अपने पास रखिए। नहीं बहू, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। तुम सच में हमारी बेटी निकली। मैंने तुम्हें इतना कुछ कहा मगर तुमने मेरा कहना मन में ना लेकर खुद की तरक्की की। नहीं माँ जी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप अगर मेरे पीछे नहीं खड़े रहते तो मैं ये सब नहीं कर पाती। अरे बहू, तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया। सरोज अब राधा और रामलाल के पैर पड़ती है और अपना काम खुशी खुशी करने लगती है। कुछ महीनों में सरोज ने अपने साथ और कुछ लड़कियां काम करने के लिए रख ली थी और उनके साथ मिलकर सरोज अच्छा काम किया करती थी। सरोज अब स्कूल के ड्रेसेस और बाकी के सारे कपड़े सिलने में माहिर हो चुकी थी, जिसे विधवा कहकर चिढ़ाने वाला समाज आज उसकी तरफ सम्मान पूर्वक देख रहा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी को भी कभी भी कम नहीं समझना चाहिए और किसी के छुपे हुए सुप्त गुणों को हमेशा वाव करना चाहिए।